और कुछ लोग किसान जागरूक नहीं रहते। आर्थिक अवस्था ऐसा गड़बड़ था पहले हम लोगों का कि हम इतना कॉस्टली ब्रीडिंग कर रहे हो तो सीमन का जो कॉस्टली है, एक बुल का आप मान के चलो तो कॉस्टली दाम है 1500 से 1800 1900। अगर बार बार पशु हिट पे आ रहा है तो हेल्थ डाउन हो रहा है। हेल्थ डाउन होने की वजह से इसके टिश्यू भी बार बार हिट आने से डैमेज में मुझे मेल काफ मिल गया। मैं तो उम्मीद किया था काफी अच्छा प्राइस मिल रहा था, हमको सेल करने के लिए सोचा नहीं था। अच्छे रख लेते हैं लेकिन उनका रिलायबिलिटी जो होता है लंबे समय तक दूध देने का वो कम रहता है। फीडिंग अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, जानवरों का रिक्वायरमेंट देखभाल अच्छे से होगा तो हम जानते हैं कि फार्म पे कोई समस्या आने वाला। गाय का जो है ब्रीड अच्छे से सिलेक्शन करोगे तो दूध से प्रोडक्शन आएगा, दूध से आपके आमदनी आएगी। जिस तरीके से आमदनी बढ़ती जाएगी उस तरीके से आप डेयरी में डेवलपमेंट। तो मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है बरमलपुर। और मैं बता दूं कि एक कहावत है, कहा जाता है कि गोबर से सोना निकलता है, मिट्टी से सोना निकलता है। आज इस यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस फार्म में उसी तरह का कहावत को सत्यार्थ किया जा रहा है, उसी कहावत को सच किया जा रहा है, सच साबित किया जा रहा है। बताना चाहूंगा कि इस छोटे से जगह में, छोटे से झोपड़ी में ब्रीडिंग पर कार्य करके अच्छे प्रोजनी को तैयार किया जा रहा है और मुनाफा लेने का, आगे आने वाले भविष्य में मुनाफा लेने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो यहाँ के युवा पशुपालक है। मैं बता दूं कि अगर कोई डेयरी फार्म को शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा और उसके बाद डेयरी फार्म की शुरुआत कीजिएगा। इन्होंने इतनी अच्छी संदेश दे रखी है वीडियो में। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात कराऊंगा, पूरी की पूरी जानकारी लूंगा। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। ब्रीडिंग बहुत अच्छा कार्य है बट लेकिन किसको करना है ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि आप आर्थिक स्थिति से मजबूत है तभी करें, अन्यथा नहीं करें। आर्थिक स्थिति इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 पशु है तो 10 पशु में कितने गायों पर करना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। क्योंकि ब्रीडिंग करने के लिए सीमन सिलेक्शन करेंगे तो सीमन का खर्चा आपको देना पड़ेगा, बछिया जब आएगी तो बछिया का खर्चा निकालना पड़ेगा। तो हर एक चीज सोच करके आप ब्रीडिंग को स्टार्ट करेंगे तब आप जाके सफल बनेंगे। तो आइए हम सर से बात करते तो जानकारी लेते हैं। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये आपका छोटा सा फार्म कहाँ पर ये बता दीजिएगा सर। नमस्कार सर, आपके जितने देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय यादव, मेरे डेयरी का नाम अजय यादव डेयरी फार्मिंग है। मैं बरमलपुर चंदोक जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव में छोटा सा डेयरी किया हूँ जी। छोटा सा डेयरी करके हम आप लोग गुजर पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं सर? ये मेरा काम सर जरा पहले पिताजी करते थे, फिर भैया किए, फिर अब हम इसमें आ गए। अच्छा, पहले हमारे यहाँ काम ब्रीडिंग पे नहीं होता था लेकिन अब हमने फोकस किया ब्रीडिंग पे काम करने का। तो ये इतनी छोटे से ही लेवल पे अभी भी क्यों रहेगा जब आपका 2-3 कितने समय से चल रहा है? फिर भी देखा ये मान के चलिए तो हमें उम्मीद है कि ये 80 के ऊपर से चल रहा है, सन 1980 के ऊपर से राउंड चल रहा है। फिर भी छोटे स्तर पर ही क्यों रह रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इनके पीछे कारण ये रह गया कि हमारे पिताजी जो भैया जी ने डेयरी किया था उनमें उन्होंने फोकस नहीं किया था ब्रीडिंग पे जी। इसके वजह से फार्म पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। अच्छा। अब हमने 2022 से काम चालू किया है ब्रीडिंग पे। ब्रीडिंग पे करने का जो आने वाला प्रोजेनी आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा आपका दूध प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो अभी हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा, तो अब हम ये जानना चाहते हैं जब 2022 में आप लगे यानी कि पिछले 2 साल पहले, तो उस समय कितनी कैटल आपके पास थी? उस समय हमने कहीं से ना परचेज किया था ना ही कहीं से हम लोग खरीद के लाए थे। अच्छा। जो मेरा सब होम ब्रीड था। अच्छा। ये मेरी गाय है जो लैक्टेशन में, अगले लैक्टेशन में इसने 32 लीटर दूध दिया था। अच्छा। लेकिन उस समय हमारे यहाँ ऐसी कई गाय थी जिसको हम लोगों ने संभाल नहीं पाया। इसके वजह से हम लोग सेल आउट कर दिए किसी अन्य कारणों से। कुछ परिवार में भी दिक्कत थी उसके वजह से सेल कर दिया। लेकिन जब 2022 से हमने काम चालू किया था तब से हम लोग अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, काफी बड़े बड़े पशु थे पहले से हमारे पास। अच्छा। तो जैसे आप ब्रीडिंग पर तो फोकस करें लेकिन इसके पहले हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि समस्याएं क्या क्या होता है पशुओं के साथ में, उसके बारे में जरूर बताइए। नहीं, क्या होता है पहले तो आदमी का आर्थिक अवस्था गड़बड़ होने के कारण कुछ लोग किसान जागरूक नहीं रहते। आर्थिक अवस्था ऐसा गड़बड़ था पहले हम लोगों का कि हम इतना कॉस्टली सीमन भी अवेयरनेस नहीं कर पाते थे। रह गई दूसरी बात कि जागरूक अगर किसान होगा तो जाके डेयरी को आगे लेके जाएगा। इसी वजह से हम लोग बहुत पीछे रह गए। लेकिन अब हम लोग ने जागरूकता फैलाई है और काफी अच्छे काफ आ रहे हैं और काफी अच्छे बुलों के सीमन भी गायों पे लगे हुए हैं।
तो समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे, क्या इनके साथ में समस्या, पशु के साथ में समस्या होती आता है, नहीं, इसके बारे में बताइए सर। कोई समस्या तो नहीं। अगर पशु का देख केयर अच्छे से करेगा, जो भी किसान पशु का केयर अच्छे से करेगा, कोई समस्या नहीं। अभी हमारे यहाँ फार्म पे खुला एनवायरनमेंट है, सभी पशु स्ट्रेस में नहीं रहते और काफी अच्छा प्रोडक्शन भी देते हैं। अच्छा। हाँ, इसी वजह से अगर आप पशु को, कितने किसान सोचते हैं कि मैंने पशु बड़ा तो ले लिया, उनको एक घेरे में रख दें, घेरे में रखने के बाद हमेशा पशु स्ट्रेस में रहेगा। आप ही अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि एक रूम में आपको बंद कर दिया जाए तो आपका माइंड कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसा पशुओं के साथ होता है। आप उनको समझो, उनकी तरह से देखो कि क्या उनको चाहिए, अभी क्या ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जी। तो अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, आपको अच्छा प्रोडक्शन तो भी क्या सर आप पशुपालन के साथ में आप खेती का भी कार्य करते हैं, सिर्फ इसी पर निर्भर है सर? नहीं, पशुपालन के साथ थोड़ा खेती भी कर लेते हैं। खेती से इन पशुओं का सारा अनाज इत्यादि हम लोग घर का बना लेते हैं, अब भूसा भी घर का हो जाता है जी। इसके वजह से अगर जो किसान डेयरी में आना चाहता है तो पहले उनका खुद का भूसा उसा होना चाहिए, क्योंकि भूसा का कॉस्टली रेट अभी हमारे फार्म पे खत्म हो चुका था। कॉस्टली हमको भूसा जो मिला था 12 रुपए केजी का भूसा मिला था। तो अगर पुराली की बात कर ले, धान की पुराली, तो वो भी 7 रुपए केजी का मिल रहा है। अच्छा। तो उनसे मैं बोलूंगा कि जो भी किसान सोच रहा है, घर का कम से कम भूसा इत्यादि होना चाहिए। अच्छा। तो जाके बेस्ट होगा जी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया ब्रीडिंग पर आपका फोकस है जी। तो ब्रीडिंग पर फोकस है, तो ब्रीडिंग पर क्या करने के लिए उसके लिए आर्थिक मजबूती होना आवश्यक है या नहीं, ये बताइएगा सर। हाँ, वो तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप पहली बार ब्रीडिंग कर रहे हो तो सीमन का जो कॉस्टली है, एक बुल का आप मान के चलो तो कॉस्टली दाम है 1500 से 1800 1900 ऐसे उन बुलों का प्राइस है जी। तो अगर मान लिया जाए कि आपका गाय एक बार दो बार देने के बाद अगर रिपीट मार गई तो आपको काफी घाटा हो सकता है जी। तो अब मैं बोलूंगा कि जैसे आप दूध मिल्किंग बेच रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा आप पैसा बचा के रखें सीमन के कॉस्ट पे, क्योंकि अच्छा। सीमन अगर आपका पशु रिपीट कर गया तो ज्यादा घाटा हो सकता है। अच्छा। तो जैसे आपने आर्थिक स्थिति के बारे में बात किया, तो आपके पास अभी कितनी पशु है? मेरे पास टोटल भैंस मिला के 10 पशु हैं। 10 पशु है हाँ। अच्छा, 10 पशु पे कितनी बच्चियां रखे हुए हैं? 10 पशु पे हमने अभी 3 काफ तैयार कर रहे हैं। 3 काफ तैयार कर रहे हैं। तो अब हम आपके पशुओं के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जब ब्रीडिंग किया है तो किस किस तरह की किस नस्ल की पशुओं को तैयार करके रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसी बच्चिया से ही स्टार्ट करते हैं सर। ये मेरी बच्ची है जो अभी टोटल 10 महीने की है। 7 महीने से कंटिन्यू हीट पे आ रही थी, तो हीट पे आने से हमने इसको 10 महीने पे एआई कर दिया। मेरा टारगेट था 350 केजी का, लेकिन इसका बॉडी वेट 300 केजी हो गया था। अच्छा। तो हम लोगों ने 300 केजी पे ही एआई कर दिए। इसके वजह से एआई कर दिए कि अगर बार बार पशु हीट पे आ रहा है तो हेल्थ डाउन हो रहा है। हेल्थ डाउन होने की वजह से इसके टिश्यू भी बार बार हीट आने से डैमेज होते थे। अच्छा। तो इसके वजह से हम लोग ने डिसाइड किया कि इसकी एआई कर देते हैं। इसकी एआई हम लोग 7 फरवरी को कर दिए हैं। मतलब कितने दिन पर एआई हो गई? टोटल मान के चलिए 9 महीने के अंदर 9 महीने कंप्लीट करते करते 10वें मंथ में लगते लगते एआई कर दिया। कौन सी सीमन की बच्ची है? ये खुद एबीएस की रोडियो की बच्ची है। अच्छा। आगे इसको हैमर लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब क्या 9 महीने पर ही करके मतलब ये स्वस्थ प्रोजेनी दे पाएगी आपको? बिल्कुल दे सकती है। ये तो इनका जो है बॉडी वेट के हिसाब से चलता है। आप 6 महीने पे तैयार करके 300 केजी तो आप 6 महीने पे लगा सकते हैं इनको। अच्छा अच्छा। बॉडी वेट के हिसाब से चलते हैं हम लोग। अभी हमारा टारगेट था 6 महीने के ऊपर, 9 महीने के अंदर हम लोग 10 महीने के अंदर टारगेट रखे थे। 10 महीने के अंदर टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अच्छा। इसके बारे में बताएंगे, इस गाय के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ये हमने फर्स्ट लैक्टेशन में इसको परचेज करके लाया था, जिसमें अभी ये सेकंड लैक्टेशन में है। मुंह से 4 दांत है। अच्छा। अभी इसने काबिंग किया है, 20-21 दिन को बच्चे को काबिंग किए हुआ है। अच्छा। इसको हम लोग ने सेक्सुअल सीमन का एबीएस का रोडियो ब्रूट लगाए थे। सॉरी, ब्रूट लगाए थे। ब्रूट से जो मुझे मेल काफ पैदा हुआ, अब जो दे वो सोच सही है। अब सेक्सुअल सीमन से क्या किया जाएगा? तो सेक्सुअल सीमन में भी आपने मेल काफ आपको मिला? सेक्सुअल सीमन में मुझे मेल काफ मिल गया। मैं तो उम्मीद किया था, काफी अच्छा प्राइस मिल रहा था हमको। सेल करने के लिए सोचा नहीं था। इसको ब्रूट का सेक्सुअल सीमन लगा दिया था। हमने सोचा फीमेल काफ आ जाएगी तो ब्रीडिंग करने का अलग मजा आ जाएगा। जैसे 3 काफ तैयार कर रहे, एक और काफ तैयार करके ब्रीडिंग अच्छे से किया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बता देंगे सर। ये इसका प्रोजेनी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइमर में इसने अदंत में बच्चे को जन्म दे दिया था। अच्छा। इस समय सेकेंड टाइम है। मुंह से अभी 4 दांत है जी। अगर जो भी किसान इच्छुक होगा तो इसको हम लोग सेल कर देंगे। आगे इसको नेमार लगा हुआ है। नेमार का प्रोजेनी में मैं आपको बता दूं, नेमार का जो फादर है टाइसन है जी। तो इसको कन्वेंशनल लगा है, सेक्शन नहीं लगा है।
क्योंकि मेरे पास सेक्सा ला के रखा था, मैं ब्रूट का परचेज किया और फिर उसके बाद जिग का परचेज किया था और न्यामार परचेज किया था, क्योंकि भैया भाई हमारा एआई टेक्नीशियन है तो उनके पास कॉल आते थे, तो हमने तीनों परचेज कर लिया। अपने के लिए जिग का सेक्सल सीमन यूज किया था, लेकिन उसमें कन्वेंशनल लग गया भूल चूक से। अच्छा, और इसके बारे में बताएंगे, इस गाय के बारे में? इस गाय के बारे में, ये तो चौथे लैक्टेशन में अभी 15-16 लीटर मिल्क कर रही है। अच्छा, अच्छा। दिन का। डेयरी में एक और समस्या आती है, क्या आती है कि पशु रखने को तो आदमी रख लेता है, लेकिन डेयरी में एक और समस्या आती है कि जानवर अच्छे रख लेते हैं, लेकिन उनका रिलायबिलिटी जो होता है लंबे समय तक दूध देने का वो कम रहता है। अच्छा। इसका दूध देने का क्षमता तो कम है, लेकिन ब्याते समय भी 12-13 लीटर से ड्राई करना पड़ता है। अच्छा। इसको ये अच्छा दूध देती है। तो अभी इस बछिया के बारे में बात कर लेंगे सर। ये बच्ची है जो एबीएस अरमाडा की बच्ची है। अच्छा। अभी टोटल 6 मंथ की है, अभी से ये डिस्चार्ज देना चालू कर दी है। अच्छा। हाँ, तो वेट तो उतना नहीं पहुंचा इसका? अभी तो वेट पूरा नहीं पहुंचा है, लेकिन वेट इसका हम लोग टारगेट रखे हैं, वेट पूरा करने के बाद ही तब तक एआई करेंगे, वो इसके बाद नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब इतना अच्छा कार्य करें आप ब्रीडिंग पर, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं, क्या आपका टारगेट है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए। अभी मेरा टारगेट है सर, इसको और बड़ा डेवलपमेंट बढ़ाने का, इसको और बड़ा करने का। अभी जो टारगेट है मेरा, उसको पूरा करने के लिए पहला तो टारगेट मेरा कि हमारे फार्म पे अभी बहुत कम दूध होता है। मेरा टारगेट है, जो हम 8-10 पशु से दूध ले रहे हैं, वो मेरा टारगेट है कि 2-3 पशु से उतना दूध ले पाए। अभी तो टारगेट ये चल रहा है, बाद में देखा जाएगा और टारगेट चेंज करते चलेंगे एक लेवल पे। अभी तो फर्स्ट टारगेट है कि दूध का। तो अब खान पान के बारे में हम बात कर लेंगे आपसे, आपके पशुओं के बारे में। तो क्या देते हैं, कैसे देते हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा सर। मैं अपने पशुओं का खान पान जो सर अपना खुद का फीड तैयार करता हूं, जिसमें एक संतुलित आहार होना चाहिए। सारा चीज, एक अनाज भी हो गया, चोकर हो गया, इत्यादि सब चीज मिला के एक संतुलित आहार हम खुद का तैयार करते हैं। खुद का तैयार करने के बाद हम अपने पशुओं को खिलाते हैं। जैसे कितनी मात्रा में क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मान के चलिए 6-7 किस्म का अनाज होता है, उसमें चोकर होता है, और फिर बिनोला का खल होती है, मिनरल मिक्सचर होता है, नमक होता है, इत्यादि सब चीज एक संतुलित आहार बना के पर केजी का टारगेट रखे हम लोग। 3 केजी का, 3 केजी, 3.5 केजी ऐसे टारगेट रखे हैं, क्योंकि फार्म पे अभी दूध कम होने के कारण आपको गायों को अच्छी मैनेज करना थोड़ा दिक्कत समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा चल रहा है डेयरी। तो मतलब ये जो आपने बताया 6-7 तरह का अनाज, ये सब कितनी जैसे एक ही बार में कितने दिन के लिए तैयार कर लेते हैं? हम एक बार में कम से कम 10-15 दिन का तैयार करते हैं। एक संतुलित आहार मान के चलिए, मक्का 40 किलो, 1 कुंतल का हम माप बना के चलते हैं। मक्का 40 केजी होता है, उसमें चोकर 30 केजी होता है, फिर गेहूं की दलिया होती है, उसमें फिर जौ का आटा होता है, उसमें ऐसे फिर सरसों की खली होती है, फिर उसके बाद बिनोला खल होता है। ऐसे सब चीज तैयार करके मिनरल मिक्सचर, नमक इत्यादि मिला के तब सब तैयार करके उसको हम लोग खिलाते हैं। अच्छा। और उससे कंसेप्शन रेट भी बहुत अच्छा मिलता है हमारे फार्म पे। अच्छा, तो खान पान की बात होगी, अब दूध के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे फार्म पे टोटल अभी दिन का मिला के प्रोडक्शन 40 से 45 केजी हो जा रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सभी पशु प्रेग्नेंट हो चुके हैं। एक अभी काविंग पे है, उसी की वजह से अभी सारे पशु प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, सभी पशु प्रेग्नेंट है। एक काविंग की है, टोटल 46-45 केजी का, 40-45 केजी के बीच में हो जाता है दूध। किस रेट से दूध अभी बेच रहे हैं? हमारे यहाँ यही तो समस्या आ रही है कि हमारे यहाँ जो दूध का रेट है बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। और डेयरी को मैनेज करना भारी पड़ रहा है। दूध का जो रेट है वो 30 रुपए केजी का बिक रहा है। अच्छा। फार्म से। इसी वजह से मैनेज करना। 30 रुपए केजी के बेच करके मतलब कुछ ले पा रहे हैं या अभी दे ही रहे हैं? अभी डेयरी में हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जो प्रॉफिट है मेरा 3 काफ है, बस वो समझ के हम काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अपने डेयरी में कि 3 काफ हमारा जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए, अच्छे से मैनेज हो जाए, वही मेरा प्रॉफिट का सौदा है। अच्छा। तो खिलाने का खर्चा वगैरह कितना महीने का आ जाता है? महीने का मेरा टारगेट 30,000 का पड़ जाता है कुल। एक तरह से मिला के जो संतुलित आहार हम लोग बनाते हैं वो 30,000 का महीने का पड़ जाता है टारगेट। अच्छा, तो मतलब देखा जाए तो क्या क्या चीज खरीदना पड़ता है आपको? मान के चलिए गेहूं घर का मिल जाता है, बाकी सभी अनाज तो खरीद के लाना पड़ता है। सभी अनाज के कॉस्टली, पहले तो भाव बहुत कम थे, लेकिन इस समय बहुत हाई हो चुके हैं। मक्का का भी रेट बढ़ गया है। मक्का पहले 1200 रुपये मिल रहा है, आज 1400-1300-1400 के किलो के हिसाब से, कुंतल के हिसाब से मिल रहा है। अच्छा। 50 केजी के, सॉरी 50 केजी के। अच्छा।
तो अब कुछ रोगों के बारे में बात करेंगे, जैसे थनैल वगैरह आपके फार्म पे कभी हुआ नहीं हुआ आपके साथ? हमारे फार्म पे जब हमने 2022 से जर्नी स्टार्ट किया था, उसके पहले से ही हमारे फार्म पे थनैला कभी आया नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत जेर फंसने वगैरह की समस्या? नहीं, हमारे फार्म पे कोई समस्या आता नहीं, क्योंकि अगर आपका फीडिंग अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, जानवरों का रिक्वायरमेंट देखभाल अच्छे से होगा, तो हम जानते हैं कि फार्म पे कोई समस्या आने वाला नहीं है। अच्छा। अगर मैनेज अच्छे से किया जाए तो। कितने किसान का कम बोलते हैं कि हमारे फार्म पे जेर गिराने की समस्या आती है, पशु का वीकनेस रहता है। तो आपसे मैं बता दूं कि अगर आपका फीड अच्छा से तैयार किया जाए तो पशु में समस्या कोई नहीं होगी। अच्छा, तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि कीड़ी की दवा कितने दिनों पर देते हैं, क्या बछिया को कितने दिनों पर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जो मेरा कीड़ी की दवा होती है वो 0 से 3 मंथ पर डे का होता, महीने का होता है। 0 से 3 मंथ का जो हम टारगेट रखते हैं, 6 मंथ तक हर एक महीने का एक दिन रख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 1 तारीख को हमने कीड़ी की दवा दी है तो अगले 1 तारीख को देंगे। 6 महीने तक कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद अगले 6 महीने के बाद हम लोग 3 महीने पे कीड़ी की दवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद लिवर टॉनिक वगैरह भी देते हैं? हाँ, अगर कीड़ी की दवा दे रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि 10 दिन तक लगातार लिवर टॉनिक चला दे, क्योंकि कीड़ी की दवा देने से उनका भूख जो मर जाता है, तो लिवर टॉनिक वो अच्छा काम करेगा उसमें। तो इनको खिलाते और बांधते क्या यहाँ पे है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। खिलाने का तो मेरा जो है झोपड़ी टाइप हमने अभी बनाया हुआ है। अभी झोपड़ी में हम लोग खिला पिला के झोपड़ी में बांध देते हैं शाम को। अच्छा अच्छा। अभी क्योंकि जिस तरीके से अभी हम लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग करते करते जब आगे के प्रोसेस पे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग शेड बनवाने का काम करेंगे। कितने किसान सोचते हैं कि पहले ही हम लोग शेड बनवा दे, शेड बनवाने के बाद गाय परचेजिंग करें, तो ऐसा ना करें। आप पहले गाय परचेजिंग कर ले, जो पैसा बचे उससे आप शेड बनवा सकते हैं छोटे मोटे। अच्छा अच्छा। तो क्या नए पशुपालक अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? स्कोप दिखता है कि नहीं दिखता है सर? मैं तो पहले उनसे बोलूंगा कि पहले अपना दूध का रेट पता कर ले कि अपने यहाँ कैसा दूध का रेट पता चल रहा है। मान के चलिए कि 30 से 28 से 30 रुपए 32 रुपए केजी का दूध पड़ रहा है, तो मैं उनसे बोलूंगा कि गाय का फार्मिंग ना करके भैंस का फार्मिंग कर सकता है, क्योंकि भैंस की दूध की मार्केटिंग आपको करनी नहीं पड़ती है। भैंस का दूध आराम से बिक जाता है, अच्छे से बिक जाता है। गाय में आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। यही एक समस्या है कि गाय के दूध के मार्केटिंग करने की वजह से आप मैनेज करोगे फार्म को कि मार्केटिंग करोगे। अगर एक किसान है तो फार्म को मैनेज करेगा या मार्केटिंग करेगा, यही एक समस्या है। भैंस का रहेगा तो आपके फार्म से ही दूध बिक जाएगा अच्छा कॉस्ट में। तो नए पशुपालकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नए पशुपालक को संदेश देंगे कि पहले अब अगर आप फार्म चालू करना चाहते हैं तो पहले अपने फार्म के एरिया में पता कर ले कि कैसा दूध का रेट चल रहा है। दूध के रेट अच्छे होंगे तो आप फार्म अच्छे से कर सकते हैं, अन्यथा दूध का रेट नहीं होगा तो आप कितना घर से खिलाएंगे वो कॉस्टली आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और दूसरा रह गया कि पहले जो नए किसान आएंगे पहले सोचते हैं कि हमारे पास कितने किसान आते हैं देखने के लिए, तो बोलते हैं कि आप छप्पड़ में ब्रीडिंग कर रहे हो, पहले सेट बनवा लेना चाहिए तो जाके फार्मिंग करना चाहिए, डेयरी फार्मिंग। तो मैं उनसे बता दूं कि पहले आप गाय का ब्रीडिंग सिलेक्शन अच्छे से करो, गाय का जो है ब्रीड अच्छे से सिलेक्शन करोगे तो दूध से प्रोडक्शन आएगा, दूध से आपके आमदनी आएगी। जिस तरीके से आमदनी बढ़ती जाएगी उस तरीके से आप डेयरी में डेवलपमेंट करते जाओगे। आप अगर पहले ही डेयरी में पैसा लगा दे रहे हो, आप गाय को परचेजिंग करने में आप उसको परचेज अच्छे से ब्रीड नहीं कर पाओगे, तो जो आप डेयरी में लगा दिए हो इधर गाय में वो सारा घाटा में चला जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप जब भी गाय खरीदे तो ब्रीड अच्छे सिलेक्शन करें। थोड़ी कॉस्टली महंग पड़ेंगे लेकिन ब्रीड अच्छे रहेंगे तो आने वाली प्रोजेनी भी अच्छी आएगी, बच्चे भी अच्छे आएंगे। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।